हम डरने वाला ना है। हाँ, हम डरने वाले नहीं है। तेल मालिश करके, अंग्रेजों का जांग सुघरा करके, अंग्रेजों का बाह दबा करके, अंग्रेजों को आंगन से कमरे में बुला करके और अंग्रेजों के आंगन से कमरे में जाग करके जिन्होंने देश का 500 बीघा 1000 बीघा जमीन अपने नाम करवा लिया, वो जमीन हर किसी गरीब का था। मैं उनसे पूछ रहा हूं कि ये जो बातें हैं, इन बातों को कहने पे आपको मिर्ची क्यों लगती है? जो सच्चाई है वो सच्चाई है। बिहार में जो ज़मीन की रेशियो है उसमें सबसे ज़्यादा ज़मीन अगर किसी एक जाति के पास में है तो भूमिहार जाति के पास में है। लगभग बिहार के 39% ज़मीन उन लोगों के पास में है। आबादी उनकी 2% है, लेकिन उनके पास ज़मीन 39%। कहाँ से? अब जरा बताइए कि आप कहाँ से आया? कहाँ से आया? कहीं ना कहीं तेल मालिश हुआ होगा ना, तबे ना आया। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, मैं समाज का समर्थक हूँ, मैं हिंदुस्तान का समर्थक हूँ। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। अब लालू यादव भगवान है। तेजस्वी यादव मेरे नेता है, तो फिर मेरे नेता है, सामाजिक नेता है, मेरे सामाजिक नेता है। ये सामाजिक मेरे सामाजिक, मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया हूँ। वक्फ संशोधन अधिनियम का चर्चा हो रहा था सदन में। बिहार से, पूर्णिया से जो सांसद है पप्पू यादव, वो भी खड़ा हुए अपना पक्ष रखने के लिए, और बात ही बात में उन्होंने कह दिया कि ये जो ज़मींदार आज के समय में जो बने हुए हैं, ये ज़मींदार कैसे बने हैं। उनके बारे में पूरा कहानी बताने लगे कि ये लोगों ने राज दरबार में जा कर के अपने परिवार के लोगों को भेजा, और उसके अलावा भी बहुत सारी बातें कहे। बात कहने के बाद में लोग, उनका बहुत सारा पुराना क्लिप है जो पप्पू यादव ने पहले कहा था कि हमारे पास 9000 बीघा ज़मीन है, अब 100 बीघा बचा है, नरेंद्र मोदी के बाप के पास इतना था क्या। उसके अलावा कई सारी बातें उन्होंने कहा है। उसके बाद में एक वीडियो देखा गया जिसमें पप्पू यादव माफ़ी मांग रहे हैं। तो इन सारे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में संतोष रेणु यादव जी हैं। संतोष जी, पप्पू यादव माफ़ी मांग लिए, जो उन्होंने कहा कि इतना ज़मीन कहाँ से आया, और उसके बाद में माफ़ी मांग लेना, ये तो हो गया अपने आप को सरेंडर कर देना। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि एक तो बहुत दिनों के बाद सदन में इतनी संवेदनशील और बहुत ही अति आवश्यक मुद्दे पे कोई सांसद ध्यान आकृष्ट कराए। बहुत अच्छा लगा था उस वक्त। काफ़ी लोगों ने सराहा भी, लोगों ने शेयर भी किया, और ये बहुत ही अत्यंत ज़रूरी मुद्दा है। क्योंकि देश में जिस प्रकार से गरीबी और अमीरी के बीच एक खाई बनी हुई है, सरकार गरीबी रेखा की बात करती है, अमीरी रेखा की बात नहीं करती। हम तो कहते हैं मोदी जी से कि अगर है आपकी सरकार में इतनी क्षमता, अगर इतनी गट्स है, तो एक बार अमीरी रेखा पे भी कुछ बात कीजिए ना। ये तमाम घोटाले की आप बात करते हैं और तमाम घोटालेबाजों को जेल भेजने की बात करते हैं। घोटाला खुद ही समाप्त हो जाएगा, अमीरी रेखा तय हो जाएगी, खुद ही स्विस बैंक में लोग क्यों पैसा डालेंगे? पैसा का कोई महत्व नहीं रहेगा। आपने भी फेसबुक पर लिखा था इसके लिए। हाँ, अमीरी रेखा तय हो, इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए ना, इस पे पहल करनी चाहिए। सब सारे रोगों का एक इलाज है, अमीरी रेखा तय हो जाए, न घोटाला होगा, न भ्रष्टाचारी होगा। आपके हिसाब से अमीरी रेखा क्या तय होना चाहिए, कितना होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, कितना बीघा जमीन से ऊपर होगा ये सरकार के? ये जो लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग बैठ जाएं, बैठ करके तय करें कि हाँ, एक व्यक्ति को जीने के लिए कितनी जरूरी है, कितना संसाधन चाहिए उनको। अब किसी के पास आप देख रहे हैं कि 5-5 हजार बीघा जमीन है और किसी के पास भी 5 कट्ठा जमीन नहीं है। ऐसे भी लोग हैं, जबकि दोनों का दीवार एक ही है। एक दीवार के बगल में देख रहे हैं कि अडानी का इतना बड़ा बिल्डिंग है, पूरे देश को खरीदने की ताकत रखता है। दूसरा तरफ ऐसा है जो अपना पेट पालने के लिए भी जद्दोजहद की जिंदगी जी रहा है। तो कहने का मतलब कि इतनी बड़ी खाई एक देश में आखिर कैसे हुआ? कैसे हुआ? जब गुलाम था जी, तो गुलाम देश था तो संघर्ष तो सब लोग कर रहे थे, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई तो सब लोग लड़ रहे थे। आज देश की अर्थव्यवस्था में सब लोगों का योगदान है। तो फिर ये देश जब आज़ाद हुआ तो किसी किसी के पास ये 5-5 हजार बीघा जमीन कैसे हो गया? किसी के पास 5 धूर भी जमीन नहीं बचा। तो कहीं ना कहीं ये तो सच्चाई है ना कि जिनको 5000 बीघा जमीन मिला वो कहीं ना कहीं कुछ दिल से रिश्ता रखे होंगे
अंग्रेजी हुकूमत के साथ, अंग्रेजों तो के ये साथ। कहना चाहते हैं पप्पू यादव का भी जो 9,000 बीघा जमीन था उनका भी कोई रिश्ता होगा, आप जैसे ये कह रहे हैं? नहीं, जैसे आपका जो कहना है कि पप्पू यादव जी हों या संतोष रेणु यादव जी हों, पप्पू यादव जी के पास उनके पिताजी या उनके पिताजी, दादाजी मान लीजिए, उनके दादाजी, उनकी विरासत में ये तमाम जमीन है। पप्पू यादव जी कोई आज के खानदानी रईस नहीं है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी हुकूमत के बाद ये जैसे कहाँ रईस से बन गए। आया, यही तो सवाल है। अंग्रेजी हुकूमत के पहले से इनके पास था ना। मैं बात कर रहा हूँ वैसे जमींदारों की जो अंग्रेजी हुकूमत के बाद जमींदार बने हैं, मैं उनकी बात में कर रहा हूँ। अंग्रेजी हुकूमत से पहले पप्पू यादव के पास 9,000 बीघा जमीन थी। हाँ बिल्कुल। आज जो नए पे जमींदार बने हैं इनके पास में अंग्रेज के जाने के बाद जमीन हुआ उनके है। बाद बना। नहीं। मैं आप बताइए। इस चीज को, जैसे मेरा कहना है जो बहुत पुराने राजा थे या महाराजा थे या बहुत पुराने जमींदार थे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि अंग्रेजी हुकूमत के बाद 1947 के बाद जिनके पास भी जमीनें 100 बीघा, 200 बीघा, 500 बीघा आया, जी, वो कहाँ से है? एकाएक आया। वो कहाँ से है? आजादी के समय अगर किन्हीं के पास 500 बीघा जमीन आया एकाएक, जो कि आजादी के पहले नहीं थी और आजादी के बाद तुरंत आ गया, वो कहाँ से आया? तो कहीं ना कहीं दिल बिल का रिश्ता तो रहा होगा। क्या बात कर? हाँ, रहा होगा। पर्ची पे जो बिल कटता है वो कहीं दिल दे करके और उस बिल पे साइन तो करवाए होंगे वो लोग, जरूर हुआ होगा। बड़ा बात बोल रहे हैं। हाँ, ये सच्चाई है। ऐसे कैसे को दे देगा किसी को? ये हिंदुस्तान सबका है ना, ये सबका हिंदुस्तान है ना, ये सबका हिंदुस्तान है। काला हो गोरा हो, हर जाति का हिंदुस्तान है, हर धर्म का हिंदुस्तान है। फिर इतनी अमीरी और गरीबी में इतनी खाई कैसे पैदा हो गई, कैसे पैदा हुई? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं इन नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, इन जमींदारों से मैं पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी खाई कैसे पैदा हो गई? मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं। अब राजद को मानते हैं, राजद में भी बहुत सारे बड़े बड़े नेता है हम जिनके पास में 500-500 बीघा जमीन है। हम तो किसी का हम पक्ष ले रहे हैं क्या? नहीं ले रहे हैं। हमें न किसी जाति पे हम बोल रहे हैं, न किसी धर्म पे बोल रहे हैं, हम उन पे बोल रहे हैं। किन पे? जो वही जो जा करके तेल मालिश करके, अंग्रेजों का जांग सुघरा करके, अंग्रेजों का बाह दबा करके, अंग्रेजों को आंगन से कमरे में बुला करके और अंग्रेजों के आंगन से कमरे में जा करके जिन्होंने देश का 500 बीघा, 1,000 बीघा जमीन अपने नाम करवा लिया, वो जमीन हर किसी गरीब का था। और अंग्रेजी हुकूमत का जांग सुघरा करके ये लोग जो जमीन जो अपने नाम पे कर लिया, मैं उनसे पूछ रहा हूं कि ये जो बातें हैं, इन बातों को कहने पे आपको मिर्ची क्यों लगती है? जो सच्चाई है वो सच्चाई है, सांच को आंच कैसा है? हम तो बोलेंगे, हम तो पोल खोलेंगे, आपको मिर्ची लगी तो हम क्या करें? अभी बिहार सरकार ने जातीय जनगणना कराया, उसमें सारा व्यवस्था था, सारा चीज़ उसमें पूछा गया था, आर्थिक सर्वे भी उसमें किया गया था। उसमें बताया गया कि बिहार में जो ज़मीन की रेशियो है, उसमें सबसे ज़्यादा ज़मीन अगर किसी एक जाति के पास में है तो भूमिहार जाति के पास में है। लगभग बिहार के 39% ज़मीन उन लोगों के पास में है। आबादी उनकी 2% है, लेकिन उनके पास ज़मीन 39%। कहाँ से? अब जरा बताइए कि आप कहाँ से आया? कहाँ से आया? कहीं ना कहीं तेल मालिश हुआ होगा ना, तबे ना आया। बोल रहे हैं फिर जाइएगा जेल, फिर करें। अरे तो हम तो गरीबों के लिए लड़ेंगे ना, हम तो किसी जाति की बात नहीं ना कर रहे हैं। जाति की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही। तो फिर हम किसी धर्म के लोग तो समझेगा ना। अरे तो लोग एक जाति के पास में अगर 39% जमीन आ गया, जिसकी आबादी मात्र 2.86% है, और उसके पास में पूरे बिहार का 39% जमीन है, तो लोग तो समझेगा कि आप हम ही को कर रहे हैं। तो भले आप जाति का नाम नहीं ले रहे हैं, तो समझे हम क्या करें? क्या उस जाति में क्या गरीब लोग नहीं है? एकदम है ना, बहुत लोग। तो फिर जो लोग जो 500 बीघा, 1,000 बीघा, 5,000 बीघा जमीन हथियाए हुए हैं, वो जमीन कितना, उस जमीन का कितना % वो यूज करते हैं? एक व्यक्ति को खाने के लिए कितना अनाज चाहिए हर साल? उससे 5 गुना दे दो। लेकिन वैसे लोग जिनके पास 5-5 हजार बीघा जमीन है, वो खेती करते हैं 10 बीघा, 20 बीघा, 50 बीघा, बाकी जमीन परती पड़ा हुआ है। और गरीब लोग, और गरीब ठीक है बटैया देते हैं, लेकिन उसमें भी शोषण होता है ना। बिल्कुल। वो बटैया क्यों? वो जमीन उसका है। जो जमीन जो कर रहा है, खेती जो कर रहा है, उस किसान को न देना चाहिए जमीन?
उस जमीन का मालिक वो किसान है ना। तो ये तो बिल्कुल ही बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी है, बहुत बड़ी भ्रष्टाचार है, घोटाला है, ये आर्थिक घोटाला है। चलिए, ये बात पे इनके ऊपर केस इसलिए भी नहीं हो सकता है क्योंकि हम एक तर्क दे रहे हैं। बिहार सरकार के राजस्व मंत्री थे आलोक मेहता। आलोक मेहता ने कहा कि जब हम ये मंत्री बने तो हमने भी देखा कि बहुत सारे ऐसे ज़मीन हैं जो ज़मीन का कागज़ हम देख रहे हैं कि वो कहाँ से आया है तो हमें पता चल रहा है। मंत्री बनने के बाद जब उन्होंने इस तरीके की बात कहा था तो उसके बाद क्या बहुत सारे ऐसे लोग उनको फ़ोन करके उनको कह रहे थे कि 10 करोड़ रुपए का धमकी भी दिए थे और उनको जान से मारने की धमकी भी दिए थे। संतोष जी, इसके बाद आपके ऊपर हम डरने वाला ना है। हाँ, हम डरने वाले नहीं है। हम जब लोगों को फुटपाथ पे सोते हुए देखते हैं तो हमको बहुत पीड़ा होती है। जब हम लोगों को देखते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, और कुछ लोग जो हैं ऐशो आराम की जिंदगी बिना मतलब के जीते हैं। ये अडानी अंबानी कौन है? अडानी अंबानी, इसके बाप ने क्या किया होगा मैं पूछना चाहता हूं आपसे। इसके दादा ने क्या किया होगा मैं पूछना चाहता हूं आपसे। अडानी अंबानी देश में जब कोरोना आया था तो उन्होंने देश के लोगों के लिए मदद किया था, कितना 1000 करोड़ रुपए। टाटा ने मदद किया था, टाटा ने मदद किया था। देश को लूटा किसने? अडानी अंबानी ने ना। देश को लूटा किसने? तो देश को लूटा अडानी अंबानी की आप बात कर रहे हैं। नहीं, आप ये बताइए ना। सुनिए ना, अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं। अभी अडानी ग्रुप को रेवंत रेड्डी जो वहाँ सरकार में है तेलंगाना में, और हैदराबाद यूनिवर्सिटी की ज़मीन 400 एकड़ ज़मीन को वो लोग दे दिए है अडानी ग्रुप को। 10,000 करोड़ रुपया लागत के अनुमानित राशि है, उतना रुपया दे दिया गया है। तो जहां एक तरफ देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ गरीबों के ऊपर में बुलडोजर चलाते हैं, वहीं कांग्रेस जो कहती है कि भाई ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, उनके पास भी तो उसी तरीके का है कि विश्वविद्यालय के ज़मीन को हड़प रहे हैं और अडानी ग्रुप को दे रहे हैं। तो दोनों में से अच्छा कौन हो गया? देखिए, पार्टी कोई रहे, मुझे पार्टी से मतलब नहीं है। मुझे कोई पार्टी का मैं न पक्षधर हूँ और न मैं विरोधी हूँ। मैं बात कर रहा हूं गरीबों की, मैं बात कर रहा हूं शोषितों की। ये जो 400 एकड़ जमीन जो दिया गया, ये 400 एकड़ जमीन क्या अडानी के बाप का था? है क्या उस पार्टी के बाप का था जिसने दिया? सरकार का कहना है कि सरकारी जमीन है। क्या वो जमीन सरकार के बाप का था? वो जमीन गरीबों का था, वो जमीन हिंदुस्तानियों का था। चाहे किसी जाति के लोग हों, किसी धर्म के लोग हों, किसी मजहब के लोग हों, ये जमीन उनका था ना। बिल्कुल। फिर ये देने वाला कौन होता है? कौन होता देने वाला? रेवंत रेड्डी। तो गलत है ना? कांग्रेसी है। हाँ, तो गलत। चाहे वो आपका समर्थक है ना, चाहे वो कोई हो। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, मैं समाज का समर्थक हूँ, मैं हिंदुस्तान का समर्थक हूँ। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। अब लालू यादव भगवान है। तेजस्वी यादव मेरे नेता है। तो फिर मेरे नेता है, सामाजिक नेता है, मेरे सामाजिक नेता है। ये सामाजिक मेरे सामाजिक, मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया हूँ। तेजस्वी यादव मेरे सामाजिक नेता है, मैं मानता हूँ उन्हें। वो बिहार के विकास की बात करते हैं, वो रोजगार की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, बिहार को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, वो सभी जाति की बात करते हैं, सभी धर्मों के सम्मान की बात करते हैं। इसलिए मैं तेजस्वी यादव को अपना नेता मानता हूँ। तेजस्वी यादव जिस आदमी से गठबंधन कर रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री एक बार तेजस्वी जी राहुल गांधी को फ़ोन करके बोल दे कि राहुल जी जरा रेवंत रेड्डी को समझा दीजिए कि विश्वविद्यालय का ज़मीन ना लिया जाए। और वहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से मोर से लेकर के हाथी घोड़े सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जंगल से बुलडोजर से उन लोगों को खदेड़ा जा रहा है। क्यों नहीं कर रहे हैं फिर? तो हम तो जिस देखिए, एक पार्टी दूसरे पार्टी से क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी, ये उनकी लॉजिक है, ये उनकी बात है। हम तो हिंदुस्तान की बात करेंगे, हम गरीबों की बात करेंगे, हम शोषितों की बात करेंगे, मजलूमों की बात करेंगे, हम हर धर्म की बात करेंगे। क्योंकि ये देश किसी एक के बाप की बपौती नहीं है। ये देश 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है और ये सबके बाप की बपौती है। सबका बाप का खून इसमें लगा हुआ है, चाहे वो कारा हो, गोरा हो, ऊपर हो, नीचे हो, गरीब हो, अमीर हो, सबका। अमीरों के बाप का खून नहीं लगा हुआ होगा, लेकिन गरीबों के बाप का एक एक लहू लगा है इस देश को आजाद कराने में। और ये वैदिक और आर्य लोग आकर के देश पे कब्जा कर रहे हैं। टीटीएम लोग, तबाड़तोड़ मालिश करने वाले लोग, मूल निवासी को धमका रहे हैं ये लोग। जंगल किसका? जंगल मूल निवासी का था ना। आदिवासी मूल निवासी हमारे इस देश के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, और उनको आज बेघर किया जा रहा है। उनके जंगलों को काटा जा रहा है। उनके जंगलों को काटा जा रहा है। ये बहुत चिंताजनक बात है, ये बहुत चिंताजनक बात है। चलिए, तो जो सवाल उठ रहा था कि 9000 बीघा ज़मीन कहाँ से आया पप्पू यादव को लेकर के, तो ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव के जो पूर्वज थे, जो उनके दादा थे, वो पहले से ही राजशाही खानदान के लोग थे। तो वो लोग
अंग्रेज़ों के दलाली नहीं किए हैं। दलाली जो लोग किए हैं वो 1947 के बाद जब अचानक से ज़मीन आ गए तो उन लोगों के ऊपर ये कहना है कि उन लोगों की जो ज़मीनें हैं उसके लिए एक मापदंड तय कर देनी चाहिए कि 2% जिस जाति की आबादी है, 3% आबादी है, उसके पास में 2 से 3% ही ज़मीन होना चाहिए। उसके पास में बिहार का 39% ज़मीन क्यों रह रहा है? उसके साथ साथ ये किसी जाति का नाम नहीं ले रहे हैं। बात यह है कि संतोष जी पहले जाति का नाम लेते थे, लेकिन अब जाति का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि समाज में जो सामाजिक ताना बाना है वो बराबर रहे, बैलेंस रहे। बाकी अब आगे क्या कहना है, आगे फिर एक अलग वीडियो आएगा, उसमें बताएंगे कि बिहार में जो ज़मीनें हैं उसके ऊपर में कब मापदंड बन रहा है, कब नहीं बन रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया पूरे बातचीत को लेकर के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।